आज वुमेन रिजर्वेशन बिल पे प्रधानमंत्री को देश को पहली बार संबोधन क्यों करना पड़ा? वुमेन रिजर्वेशन बिल से देश के माहौल पर क्या असर हुआ? वुमेन रिजर्वेशन बिल के पीछे की मंशा क्या थी? और आखिर भारतीय जनता पार्टी वुमेन रिजर्वेशन बिल के सदन में गिरने के कारण ये क्यों कह रही है कि अपोजिशन पार्टी ने एक बहुत बड़ा मौका छोड़ दिया? नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं एफ.आई. इस्माइली आओ फिर से भारत बनाएं कि इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपका इस्तकबाल करता हूं। भाइयों, जैसा आप जानते हैं कि आज देश के प्रधानमंत्री ने पूरे राष्ट्र को संबोधन किया और शायद ये जब से वो पीएम बने हैं पहली बार उन्होंने राष्ट्र को संबोधन किया वुमेन रिजर्वेशन बिल पे। आखिर इसकी नौबत क्यों आई? मैं सबसे पहले देश को और देश के तमाम अपोजिशन पार्टीज को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के इस परपंच को, इस झूठ को बेनकाब कर दिया और एक तरह से उनकी जो प्लानिंग थी, जो नारी वंदन बिल के संशोधन के रूप में उनकी जो प्लानिंग थी, उसका उन्होंने उस प्लानिंग को फेल कर दिया। इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि इस बिल में 4 चीजें हुई। पहली चीज कि देश में पहली बार डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र मजबूत होते दिखा। दूसरा, नॉर्थ और साउथ का जो डिवाइड था वो बहुत कमजोर पड़ा और मैं मुबारकबाद दूंगा नॉर्थ इंडिया के सारे अपोजिशन के एमपीज को कि वो अपने साउथ के भाइयों के लिए खड़े हुए और उन्होंने ये साबित किया कि उन्होंने साउथ इंडिया के लोगों का उनके मन में बहुत सम्मान है और उसके लिए वो बहुत जो है वो फिक्र करते हैं, उसके लिए बहुत उनके लिए परवाह करते हैं। तीसरी चीज जो इस वुमेन रिजर्वेशन में उभर के आई वो ओबीसी और ओबीसी महिलाओं से संबंधित जो उनकी व्यथा है, जो उनकी परेशानी है, जो उनके स्टेटस है, जो उनके हालात हैं, वो बहुत मजबूती से सामने उभर के आई। और चौथी चीज जो सबसे बड़ी हुई कि भाजपा के छल कपट से देश को अपोजिशन पार्टी के लोगों ने और एमपीज ने बचा लिया। हालांकि आपको ये बात मालूम है कि महिला रिजर्वेशन बिल, वुमेन रिजर्वेशन बिल 2023 में ही पास हो गया और उसको सारे ओपोजिशन पार्टी ने मिलकर पास किया था, मगर भाजपा ने ही उसमें ये रोड़ा अटकाया था कि 2033 तक ये मतलब कि परिसीमन होगा, सेंसस होगा, उसके बाद ही हम इस बिल को लागू करेंगे। ये भाजपा वालों ने ही कंडीशन और टेक्निकल कंडीशन लगाया था और जिसकी वजह से हालांकि उस समय सारे अपोजिशन पार्टी ने इंक्लूडिंग आम आदमी पार्टी ने उन्होंने साफ साफ कहा था कि इस वुमेन रिजर्वेशन बिल को आप अभी लागू कीजिए,
33% आप वुमेन रिजर्वेशन अभी दीजिए, ताकि 2024 के चुनाव में 33% महिलाएं आरक्षण से पार्लियामेंट में पहुंच सके। मगर भाजपा इसको नहीं मानी और अब वो वुमेन रिजर्वेशन बिल का संशोधन लेकर के आई है। आप एक बात समझने की कोशिश कीजिए, ये बिल नहीं है, ये बिल का संशोधन है, तरमीम है। वो तरमीम क्या है? वो इसके साथ उन्होंने इसको जोड़ दिया परिसीमन को कि हम सीट बढ़ाएंगे और उस बढ़ी हुई सीट से ही महिला को रिजर्वेशन देंगे। आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़ी बड़ी बातें की। पहले तो उन्होंने कहा कि विपक्ष, खास के कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, सपा, ये एक बहुत बड़ा मौका चूक गई। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि भाई मौका कैसे चूका? क्या पार्लियामेंट खत्म हो गया? क्या डेमोक्रेसी खत्म हो गई? क्या इलेक्शन दोबारा नहीं होगा? कैसे चूका? भाई अभी आप 2027 में सेंसस करा रहे हैं, गृह मंत्री कह रहे हैं अब कास्ट सेंसस भी कराएंगे। जब कास्ट सेंसस होगा उसके बेसिस पे पॉपुलेशन का डेटा सरकार को अवेलेबल होगा और उसके बेस पे ही परिसीमन होगा और परिसीमन के बाद आप वुमेन रिजर्वेशन सीट बढ़ेगी और उसमें आप वुमेन का रिजर्वेशन कीजिए। तो ये मौका कैसे छूट गया? ऐसा लग रहा है कि भाई जैसे कि दोबारा पार्लियामेंट नहीं लगेगी, दोबारा कभी चुनाव नहीं होगा, दोबारा कभी सेंसस नहीं होगा। अरे भाई अभी आपने ही चालू किया सेंसस को। तो एक मजे की बात आपको और बताएं, ये बिल 1996 में पहली बार आया और 1996 में भारतीय जनता पार्टी ने इस महिला बिल का पुरजोर विरोध किया था पार्लियामेंट के अंदर। मैं आपको दो तीन चीजें और बताना चाहता हूं। देखिए, आपको याद होगा जब 2016 में प्रधानमंत्री ने नोटबंदी का अनाउंस किया था, तो क्या क्या बातें बोली गई थी, क्या क्या फायदे गिनाए गए थे। आतंकवाद खत्म हो जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा, कितने फायदे गिनाए थे प्रधानमंत्री ने। आपको पता है क्या हुआ नोटबंदी के बाद? देश की इकोनॉमी क्या हुई, गरीबों को क्या हुआ, आपको सब पता है। उसी तरह से कोरोना में ताली और थाली बजाई गई, उस पर भी क्या क्या कहा गया, कोरोना भाग जाएगा, देश कोरोना मुक्त हो जाएगा। आपको पता है कि उसका भी क्या हुआ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने उसकी मंशा, उसकी नीयत साफ नहीं है, क्योंकि विपक्ष ने बार बार कहा कि अगर आपको वुमेन को रिजर्वेशन देना है तो 50%, 33 नहीं 50% रिजर्वेशन आप अभी दे दें। आपको कौन रोक रहा है अभी रिजर्वेशन देने के लिए? आपको परिसीमन का, आपको सीट बढ़ाने का इंतजार क्यों करना? आप अभी दे दीजिए रिजर्वेशन 33% महिलाओं को, और जब परिसीमन होगा, जब सेंसस पूरा होगा, जब सीट बढ़ेगी, तो वह ऑब्वियसली वो उसमें महिलाओं की भागीदारी और बढ़ जाएगी। मगर आपकी नीयत नहीं है। अगर आपकी नीयत होती तो आप अभी फौरन, हर सारी पार्टी तैयार है, कोई विरोध नहीं कर रहा है, कोई पार्टी महिला रिजर्वेशन का विरोध नहीं कर रही, वो परिसीमन का विरोध कर रही। और परिसीमन ऐसा विषय है कि 1976 में इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी इस पर हाथ नहीं लगाया था। ये बहुत पेचीदा सवाल है परिसीमन। आपको याद होगा कि 1977 में इंदिरा जी की कांग्रेस आई, साउथ इंडिया में सारी सीट जीत गई, उसके बावजूद वो सरकार नहीं बना पाई। जनता पार्टी ने सरकार बनाया दिल्ली में। क्यों? क्योंकि जनता पार्टी दिल्ली में, नॉर्थ इंडिया में जीत गई, साउथ इंडिया में नहीं जीती, नॉर्थ इंडिया में जीत गई और उसने सरकार बना लिया। तो परिसीमन का नतीजा क्या होने वाला था?
या क्या होने वाला है, अभी अगर परिसमन करते हैं कि नॉर्थ इंडिया में 200 सीट बढ़ जाएगी और साउथ इंडिया वालों की केवल 65 सीट बढ़ेगी। उसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा, क्योंकि वो यहाँ बहुत आसानी से चुनाव जीत जाएंगे और उन्हें अगर साउथ में वोट नहीं मिलता है, सीट नहीं मिलता है, तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो उस पोजीशन में भी यहाँ सरकार बनाना के स्थिति में होंगे। तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि और बीजेपी ने एक और गलत आंकलन किया। आप देखिए, महिला बिल को अभी लाने की क्या जरूरत पड़ी, स्पेशल सत्र बुलाने की क्या जरूरत पड़ी। अभी वेस्ट बंगाल में 1 हफ्ते बाद चुनाव है, तमिलनाडु में 3 दिन बाद चुनाव है। आपको इसी महिला बिल का वो करना था तो आप चुनाव के बाद कर लेते। मगर आपको मालूम है कि मतदाता जो है अपना मूड, किस पार्टी को वोट देना है, वो चुनाव के एंड में, आखिरी चरण में माइंड बनाता है। तो आपने इसको हवा खड़ा करने के लिए और आप अपोजिशन पार्टीज को महिला विरोधी करार करने के लिए आपने ये बिल पार्लियामेंट में लाया, और ये सोच के भी लाया कि तमिलनाडु में लगभग 30 एमपीज आते हैं, वेस्ट बंगाल से 42 एमपीज आते हैं। तो आपने ये सोच के भी लाया कि तमिलनाडु के और वेस्ट बंगाल के टीएमसी के एमपीज शायद पार्लियामेंट में वोट देने नहीं आ पाए, और आपका ये बिल जो है बहुत आसानी से पास हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन का मिस्टेक है, और मैं फिर इस बात को दोहराऊंगा कि ये बहुत बधाई के पात्र हैं कि पहली बार अपोजिशन पार्टी ने एकजुट होकर के, एक साथ होकर के देश के लिए, देश के हित के लिए वोट किया, और कोई भी पार्टी महिला रिजर्वेशन के बिल्कुल विरुद्ध नहीं है। मौका अभी भी है। और साथ में मैं एक चीज और बताऊंगा कि महिला रिजर्वेशन में ओबीसी को भागीदारी मिलनी चाहिए। ओबीसी का, एसटी एससी की महिलाओं का रिजर्वेशन होना चाहिए, क्योंकि वो महिलाएं बहुत हाशिए पे हैं, बहुत पीछे हैं वो पॉलिटिक्स में। उनको आगे लाने के लिए महिला रिजर्वेशन में, उनका महिला बिल में, संशोधन में उनका रिजर्वेशन अवश्य होना चाहिए। मेरी ये बहुत बड़ी विनती है। और लास्ट में एक चीज मैं और आपसे कहना चाहूंगा कि देखिए, पार्लियामेंट में बिल को गिराना अलग बात है, बट जनता में आप किस तरह से जनता को समझाते हैं, क्या मैसेज देते हैं, क्या संदेश देते हैं जनता को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इसी कड़ी में देखिए, भाजपा किस तरीके से एक अपोजिशन पार्टी के रोल में भारतीय जनता पार्टी आज देखने को मिली। कल पार्लियामेंट में जब ये बिल गिरा तो महिलाओं के हाथ में तख्तियां थी, यानी पूरी तैयारी थी। तख्तियां के साथ पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं खड़ी थी, उन्हें मालूम था कि ये बिल गिरेगा और उनकी पूरी तैयारी थी। तो वो शायद इसको बड़े पैमाने पर जनता के बीच में लेके जाएंगे। मैं अपोजिशन पार्टी से निवेदन करूंगा कि वो भी बड़े पैमाने पर अपनी बात को लेकर के, सच्चाई को लेकर करके, भारतीय जनता पार्टी के झूठ को लेकर के जनता के बीच में जाएं और दूध का दूध, पानी का पानी करें, ताकि जनता इस बात को समझे कि महिला आरक्षण जो है वो होगा, जरूर होगा, और उसमें ओबीसी के महिलाओं की भी भागीदारी होगी। एक बार परिसीमन हो जाने दीजिए, एक बार कास्ट सेंसस हो जाने दीजिए, और बहुत तसल्ली से, बहुत तफसील तरीके से बैठ के इसका देश और हमारे पार्लियामेंट के लोग इसका डिसीजन करेंगे, इस उम्मीद के साथ मैं। और लास्ट में एक बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को 293 उनका स्ट्रेंथ है पार्लियामेंट में, उनको 298 वोट मिला।
तो वो 5 लोग किस पार्टी के थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर क्रॉस वोटिंग किया? आपको अगर नाम मालूम है तो आप नाम ज़रूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा उन 5 एमपियों का नाम जिन्होंने अपनी पार्टी के लाइन को हट के भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट किया। बहुत-बहुत नमस्कार, बहुत-बहुत शुक्रिया, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब।